जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की, जहां पर एक बहुत बड़ा फिलिस्तीनी नेता तथाकथित असैसिनेशन हुआ है उसका, और कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से मोसाद ने ये असैसिनेशन किया है और ये असैसिनेशन ईरान के अंदर हुआ है। तो इसकी बारीकियों में तो नहीं जाएंगे कि वो असैसिनेशन कैसे हुआ होगा और किसने किया होगा। बहरहाल ये बात जरूर करते हैं कि अब मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज मिडिल ईस्ट के अंदर अभी मामला जो है बहुत ही गंभीर है। और ये जो इसराइल टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इसराइल करेक्शन, ये मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ और इसके अंदर ये खबर बनी है। और खबर ये कहती है कि जो हनिया है या हनीये, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, एक बॉम्ब स्मगल किया गया था गेस्ट हाउस में और उसमें ये ख़त्म हुए हैं। और साथ ही के साथ ये भी खबर आई है कि हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर दईफ, ये भी गाजा स्ट्राइक में काफ़ी दिन पहले मारे गए। ये दरअसल जब वहाँ के ईरान के आयतुल्ला जब उनको ये हनीये को जब रिस्पेक्ट देने के तौर पर ये लोग नमाज अदा करते हैं, तो इस तरीके की कार्रवाई जब ये कर रहे थे तो तब उन्होंने ईरान के झंडे के ऊपर इस दाइफ की फोटो भी लगाई हुई थी। अब खमेनाई ने ये कहा है कि एक डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए इसराइल के खिलाफ। अब इसराइल के खिलाफ ये एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। और ईरान ने कहा है कि जो हमारे प्रॉक्सीज हैं उसके थ्रू ये होना चाहिए। तो प्रॉक्सीज तो इनके जो हैं वो लेबनान में हैं और हिजबुल्ला है और यमन के अंदर है, हूती हैं। तो इनके माध्यम से ये हमले का बदला ये कह रहे हैं कि हम लेंगे। दमास्कस में भी एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक का एक अधिकारी इन्होंने मार दिया है। तो बेसिकली 3 बहुत बड़े नेता फिलिस्तीन के ये मार दिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। अब इज़राइल तो बहुत बुरी तरह जख्मी है। जैसा कि हम जानते हैं, इज़राइल की फितरत 1947 से लेकर आज तक ये छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। अभी हमने देखा कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू को थोड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन नेतन्याहू बाइडेन के काबू में नहीं आए। बेसिकली अमेरिका का सपोर्ट भी है, अमेरिका के अंदर जो जज्बात हैं वो भी इज़राइल के साथ हैं, यूरोप के अंदर भी जो जज्बात हैं वो इज़राइल के साथ हैं, इंडिया के अंदर जो हिंदू मेजॉरिटी के जज्बात हैं वो भी इज़राइल के साथ हैं। तो इज़राइल एक बहुत बड़े लैंडस्केप के ऊपर हमदर्दी रखता है और ये हमदर्दी इस सब चीज़ के बावजूद है कि इज़राइल ने तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। अब इसमें ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो जंगे आज़ादी थी, देखिए मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो फिलिस्तीनियों के साथ बुनियादी तौर पे हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। आप वहां पे आए, जायनिज्म के चलते वहां पर आपने ज़मीनें खरीदी, आप यूरोप से आए, आप अमेरिका से आए, आप रशिया से आए, तो आप लोगों के पास में पैसा था। जो हॉलोकॉस्ट से आए उनके पास में ज़रूर कुछ नहीं था, लेकिन बाकी जो यहूदी यूरोप से अदरवाइज आए और रशिया से आए और यूएसए से आए, ब्राज़ील से बहुत सारे आए, तो उनके पास में बहुत पैसा था और इन्होंने ज़मीनें खरीदी। और ज़मीनें खरीदने के बाद में जब यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के बाद इज़राइल की स्थापना हुई तो इन्होंने जबरन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। देखिए ये एक बहुत दुखद घटना हुई कि आपने वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग कर दी, वहाँ पे राइटिंग हुई और इनको उधर से भगा दिया, ट्रकों में रख भर भर के इनको वहाँ से निकाल दिया। अब ये तो बात रही गलत, और उसके खिलाफ आप अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। तो लड़ाई आज़ादी की आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो उसका तरीका है वो पूरा गलत हो गया।
शुरुआत में अरब मुल्कों ने आपका साथ दिया और ठीक है, जंग हुई, कायदे कानूनों के तहत वो जंगें हुई, लेकिन बाद में यासिर अराफात आए, उन्होंने इसको पूरी इस आज़ादी की लड़ाई को एक आतंकवाद का जामा पहना दिया। और वहीं से आतंकवाद की डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों में मतभेद भी हो गया कि ये आज़ादी की लड़ाई वाला आतंकवाद है और ये अदरवाइज आतंकवाद है। तो उससे ये बहुत डाइल्यूट हो गया। आज भी इस पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर सहमति नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको डेफिनेशन आतंकवाद की बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, नॉर्मल, कि जब आप इनोसेंट्स को मारते हैं तो दैट इज आतंकवाद। अब 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल के लोगों के ऊपर किया वो प्योर आतंकवाद था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको आप जस्टिफाई करने लगे कि आप इनका आतंकवाद पिछले 100 साल से चल रहा है कि 50 साल से चल रहा है और ऐसे है वैसे है, उससे कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 7 अक्टूबर को आपने ये जो काम किया ये आतंकवाद का घटना थी। और उस आतंकवाद की घटना के बाद जिस तरीके से आपके इलाकों में खुशियां मनाई गई, ये भी एक तरीके से सॉफ्ट आतंकवाद था। एक मैसेज गया और उसके बाद इजराइल ने जब आपके ऊपर बम बरसाए, ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, वायलेंस से आपको टारगेट किया, तो लोगों की सिंपैथी आपके प्रति नहीं थी। जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर जो हमने प्रोटेस्ट देखे और वो पूरी कार्रवाई देखी, या अभी जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए थे और वॉशिंगटन में प्रोटेस्ट हुए थे, इससे पूरा मूड का नहीं पता लगता है। तो कुछ लोग इकट्ठे होकर ये कार्रवाई उन्होंने कर दी फॉर द कैमरास और वो हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या ये ऐसा मूड वाकई है? तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और तो ये बात समझनी पड़ेगी। अब जो ये हनिया मारे गए हैं, ये एक नॉर्मल से परिवार से आते थे, रेफ्यूजी, अस्कलॉम करके रेफ्यूजी एक गांव है, वहां से आते थे। ये वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को जहां पे इन्होंने ये कार्रवाई करी है, उसी इलाके का रहने वाला है मूलतः। और एक नॉर्मल फिलिस्तीनी परिवार से था, पॉलिटिक्स में आ गए, हमास के साथ जुड़ गए, और जैसे जैसे इनकी उन्नति होती गई, आतंकवादी कार्रवाई भी इन्होंने करी, इंतफादा में भी इन्होंने हिस्सा लिया, एंड धीरे धीरे ही शॉट टू फेम। फिर ये कतर पहुंच गए और इनकी, अभी मैं देख रहा था, उनकी प्रॉपर्टी इस आदमी की $4 बिलियन है। क्या आप समझ सकते हैं? तो कहाँ से आया ये पैसा, क्या कारोबार आपने किया? तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कारोबार आतंकवाद का किया। और ये मैं कहीं ट्वीट पढ़ रहा था कि जो यूरोपियन एड था फिलिस्तीनियों के लिए, जो अमेरिकन एड था, उसको इन्होंने लूट के और अपनी जेबें भरी और $4 बिलियन के मालिक हो गए। और ये जो इजराइल और हमास के बीच में जो नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसमें ये बहुत अहम ये आदमी रोल अदा कर रहा था। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है, इजराइल की मोसाद बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, उससे 7 अक्टूबर को चूक हो गई, लेकिन अब वो चूक होने के मूड में नहीं है। और इजरायली लोगों का कैरेक्टर समझना पड़ेगा आपको। आप उस चीज से कैरिड अवे मत हो जाइए कि तेल अवीव में कुछ हजार लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया या वहां पे नेतन्याहू के रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी। देखिए, ये हर एक सोसाइटी का कैरेक्टर होता है। वो सोसाइटी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जैसा हम लोगों का है कि हमारा एक एयरक्राफ्ट काबुल ले जाया गया, कांधार ले जाया गया हाईजैक करके, और उसमें एक अनफॉर्चुनेटली एक आदमी को मार दिया गया और थ्रेटन किया गया, और हमारी सरकार इतनी दबाव में आ गई कि मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादियों को हमने छोड़ दिया, और वो भी हमारे मिनिस्टर साहब उनको लेके गए। तो ये हम लोगों का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। हम लोग बहुत जल्दी भावुक उस तरीके से हो जाते हैं और हमारे डिसीजंस में इमोशंस का बहुत बड़ा
किरदार रहता है। लेकिन अगर इजरायलियों को समझें तो उनके इमोशंस, वो एक उनके इमोशंस भी सिलेक्टिव हैं, और अगर मुस्लिम्स को भी देखें तो उनके इमोशंस भी सिलेक्टिव होते हैं। वो जनरल तरीके से उनके इमोशंस नहीं होते हैं। उनके अंदर ये होता है कि अगर इजरायली होगा तो वो देखेगा कि आप यहूदी हैं, आप यहूदी नहीं हैं। दैट इज वन। ये सबसे पहली लेयर है देखने की। उसके बाद में दूसरी लेयर है कि आप अगर यहूदी नहीं हैं तो क्या आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। तो जो मुसलमान की जो उनकी नज़रों में जिस नज़र से वो देखते हैं, वो उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। और उनका ये मानना है कि मुसलमानों से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो इजराइल को बखूबी मालूम है, और उसी तरीके से वो उसको डील कर रहे हैं। ये उनका मानना है। अब बाकी लोगों का ये मानना जैसे हम लोगों का है, ऐसा मानना नहीं है। धीरे धीरे अभी इंटरनेट के ज़माने में ज़रूर थोड़ी सी सोच में तब्दीली आ रही है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं मिलेगा। बौद्ध लोगों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब मैं बौद्ध लोगों का नाम ले रहा हूँ तो लोग म्यांमार और रोहिंग्या और बुद्धों के वो क्लैश के बारे में बात कर देंगे, या श्रीलंका में तमिल हिंदू और बौद्धों की बात कर लेंगे। लेकिन ये जो मैं नाम लिए, ये पूरे कैरेक्टर को जस्टिफाई भी नहीं करते हैं और उसको उसमें फिट भी नहीं बैठते हैं। तो बुद्धिस्ट कैरेक्टर क्या है एज ए जर्नल कैरेक्टर, क्रिश्चियन कैरेक्टर क्या है। देखिए, आप पिक एंड चूज तो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदू कैरेक्टर है, इसी तरह से मुस्लिम कैरेक्टर है। और जब आप इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और ये पूरी बातें कर रहे हैं कि जैसे 7 अक्टूबर हुआ और उसका बहुत जश्न मनाया गया। देखिए, जब एक इजरायली महिला को वस्त्रहीन उसको पूरे शहर में घुमाया गया और खूब लोगों ने सीटी बजाई, ताली बजाई, तो ये बहुत दर्दनाक मंजर था। एटलीस्ट मैंने जब वो देखा तो मेरे को ये बहुत बात क्लियर हो गई थी कि आतंकवादियों ने ये काम किया, लेकिन जिस तरीके से गलियों में इसको लेके जाया जा रहा है और जिस तरीके से गलियों के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, यानी कि ये सारे के सारे एक साथ मिले हुए हैं, एक ही सोच की और एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जब इजराइल ने ये हमले करे तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं लगा। मेरे को लगा कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपने ऐसा किया है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम वेरी श्योर कि कुछ परसेंटेज इनोसेंट लोगों की भी होगी, और वो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे खेल में मारे जा रहे हैं। उसका तो बिल्कुल दुख है, होना भी चाहिए। तो ये एक इशू है। अब सऊदी अरेबिया ने यमन में हजारों मुसलमानों को ख़त्म कर दिया, कोई उसके ऊपर एहतजाज नहीं हुए, कोई मुस्लिम उम्मा को उबाल नहीं आया। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि मरांग बलोच और गवादर के अंदर वो पूरी कार्रवाइयाँ हुई, और वहाँ पे भी हजारों लोग मिसिंग हैं। वहाँ भी एक स्टेट जो है आम लोगों के ऊपर टेरर फैला रही है। तो उधर भी हम देखते हैं कि कोई उसके खिलाफ भी कोई मुस्लिम उम्मा में उबाल नहीं है। लेकिन अगर और कहीं कुछ हो जाता है जिसमें नॉन मुस्लिम्स की तरफ से कोई एक्शन होता है, तो वहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का हम मूवमेंट देखते हैं सोशल मीडिया में, और अदरवाइज ऑल्सो एक अलग किस्म का एक रिएक्शन देखते हैं। तो जब मेरे जैसा आदमी और भी जो कॉमन आदमी है, जब वो देखता है, अब वो रिएक्शंस जब कंपेयर करता है, तो उसकी सहानुभूति जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसका नज़रिया देखने का बहुत शकिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये जो टैक्टिक्स थी, ये पुराने ज़माने में चल गई, मिडिएवल टाइम में चल गई, तलवारों के ज़माने में चल गई, लेकिन अब नहीं चल सकती है। अब आप खबर को घुमा फिरा के और अखबारों में बड़े तरीके से, सलीके से पेश जैसे किया करते थे, अब वो ज़माना नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके अखबार नहीं चलेंगे, आपको रियलिटी बयान करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है, और इंफॉर्मेशन और न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गई है। आपको हर चीज़
आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको जो मैं ये पूरा जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसके हर एक पहलू आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप यमन सऊदी की बात करेंगे वो भी मिल जाएगा, विजुअल्स के साथ मिल जाएगा। आप ईरान में जश्न मने 7 अक्टूबर के, उसके वीडियो मिल जाएंगे। लेबनान में मने, उसके वीडियो मिल जाएंगे। और मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में जहां पे जश्न मनाया गया, उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो इजराइल कर रहा है वो भी सबके सामने है, वो भी अवेलेबल है। तो ये सूरत हाल बनी है। और अब क्योंकि ये हनिया मारा गया है तो इसके बाद और भी सिचुएशन गंभीर है। अब मेरा ये मानना है कि अगर ईरान ने मूर्खता करी और इजराइल के ऊपर हमला किया, इनफैक्ट इजराइल चाहता है कि वो उसके ऊपर हमला करे। और अगर आप नेतन्याहू का स्पीच देखें तो वो ये कहता है कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे कोई भी हो, इन सब के पीछे है ईरान। ईरान इज द मेन कल्प्रिट। तो अगर ये प्रॉक्सीज के थ्रू भी अगर हमला इजराइल के ऊपर करता है तो इजराइल इस बार प्रॉक्सीज को जवाब देने के बजाय जो मदर ऑफ ऑल इश्यूज है वहां पर हमला करेगा। और मेरे को लग रहा है कि इसी चीज की फिराक में नेतन्याहू कई सालों से हैं और अमेरिका इस चीज को अवॉइड करता रहा है। अब ये देखना है कि क्या अमेरिका इसको और अवॉइड कर पाएगा। दैट इज द इशू। एंड लेट्स सी सम सैनिटी प्रिवेल, बिकॉज ये भी हमें ध्यान रहे कि ईरान चाहे कितना ही कट्टर मुल्क हो, वहां पर नॉन मुस्लिम्स की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद है। वहां पे लिबरल लोग बहुत हैं और वहां पे एक अलग किस्म का एक सेंटिमेंट है। तो वो जब इस हमले के घेरे में आएंगे तो वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। दे विल ऑल्सो हैव टू टेक रेफ्यूज इन एन आइडियोलॉजी। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो कट्टरवादी आइडियोलॉजी है, खमेनाई की आइडियोलॉजी है, उसको बल मिलेगा। जैसे हमास ने जो 7 अक्टूबर की कार्रवाई करी तो बल नेतन्याहू और राइट विंग इजरायली पार्टीज को मिला। तो जैसे ही कोई वायलेंस होगा तो कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर्स को ही उसमें फायदा होगा और जो इनोसेंट लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी साइड में हो, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये था मेरा एक पॉडकास्ट। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट भी प्लीज करिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।